So we'll be starting today biomolecules बच्चे, ठीक? So बायोमोलिक्यूल्स, जैसा आपको पता बायोमोलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स विच आर यूज्ड इन लाइफ, डेली लाइफ में जो हमारे मॉलिक्यूल यूज होते हैं, जैसे हम लोग खुद काफी सारी चीजों से मिलके बने हैं, ठीक? वी हैव प्रोटीन्स, वी हैव कार्ब्स, वी हैव विटामिन्स, वी हैव अमीनो एसिड्स, वी हैव न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक? जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। आज हम उसी की स्टडी करनी शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और यहां बोले आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक? तो इसमें बेटा एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, एनसीईआरटी को होल हार्टेडली पढ़ना है इसमें, ठीक? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और बाकी दूसरी बात मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा आउटर देन दैट ऑफ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो आपके कॉम्पिटिशन्स में, हाई लेवल कॉम्पिटिशन्स में काम करेंगे, ठीक? तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोई चीज समझ ना आए 10 बार पूछ लीजिएगा, ठीक? तो हम जो सबसे पहली चीज पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, जिनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी पहली स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स की और सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी कार्बोहाइड्रेट्स की है। अगर बेटे इसकी हम क्लासिकल डेफिनेशन की तरफ जाएं, यानी क्लासिकली जब शुरुआत में बात करें, तो इसको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा गया था, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के हाइड्रेट्स का मतलब क्या है कि कार्बन के साथ वाटर के कंपाउंड्स। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन हो गया और उसके साथ वाटर जुड़ा हुआ है, मान लो कार्बन एक्स है, वाटर वाई है, ठीक है जी? ये फॉर्मूला होना चाहिए था कार्बोहाइड्रेट्स का, इफ दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट इसकी कुछ लिमिटेशन है हमारे पास, बाद में हमें समझ में आया। सबसे पहली बात, कार्बन डज नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। आपको अभी ऑर्गेनिक पढ़ा तो मैंने बताया एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्टेबल ही नहीं होता है ना बेटा, अनटिल अनलेस देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, अदरवाइज एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ही स्टेबल नहीं होता है, तो कैसे हाइड्रेट बनेगा? तो सबसे पहली बात ये होती थी कि कार्बन डज नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, कार्बन डज नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, कार्बन हाइड्रेट्स बनाता ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन थे? दूसरी बात यह है, अगर हमारे पास यही फॉर्मूला रहता तो बेटे हमारे पास हाइड्रोजन जो होनी चाहिए थी वो ऑक्सीजन से ट्वाइस होनी चाहिए थी, यानी जितनी ऑक्सीजन उससे डबल हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना? अगर फॉर्मूला यही रहे तो जितनी ऑक्सीजन उससे डबल हाइड्रोजन होना चाहिए, और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसा होता है, बट देयर आर मैनी जिसमें ऐसा फॉलो नहीं होता। उसमें हाइड्रोजन का नंबर जो है ऑक्सीजन के नंबर से ट्वाइस कई जगहों पे नहीं होता, ठीक? सो मैनी कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरी बात ये थी कि मैनी कार्बोहाइड्रेट्स does not have double hydrogen देन ऑक्सीजन। बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें हमारे पास यू कैन से जितना हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डबल नहीं है, विच सजेस्ट दैट दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। और वैसे भी कार्बन हाइड्रेट बनाता ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं होते इसके हाइड्रेट्स। क्लियर हो गई बात? इस वजह से बेटे जब हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश की तो जो इसकी न्यू डेफिनेशन हमने दी वो इस बात पे दी कि भैया इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक? तो इसकी नई डेफिनेशन हमारे पास आई, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स व्हिच गिव सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या बोला? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स which give such compounds
such compounds on hydrolysis. हाइड्रोलीसिस मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें एक से ज्यादा OH हो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक, तो इसमें एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए यानी OH, और वो भी एक से ज्यादा, और दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए यानी इट में बी एल्डिहाइड और इट में बी कीटोन। तो इसके ऊपर बेस्ड ना एक क्वेश्चन आया बेटा CBSE में, बोला कि फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप्स functional groups present in carbohydrates are, हमें बोला functional groups present in carbohydrates are A, OH and CHO, B, OH and C double bond O, C, CHO, COOH and D, OH and COOH। अब देखो बेटा इसमें ना बच्चों को एक कंफ्यूजन आ गई। क्या कंफ्यूजन आई? बहुतों ने बोला कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये तो पता था कि पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH तो है, OH है तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता था, ये पक्का था। ठीक, दूसरा इसमें एल्डिहाइड कीटोन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो ये भी पता था कि ये नहीं हो सकता है। ठीक, नाउ बच्चों ने सोचा कि इसमें तो एल्डिहाइड दिया है और इसमें क्या दिया है, लग रहा है कीटोनिक ग्रुप है, तो ये तो दोनों आंसर होने चाहिए थे। पर वो ये समझते नहीं है कि दिस इज नॉट कीटोनिक ग्रुप, दिस इज अ कार्बोनाइल ग्रुप, इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। हम अगर इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, तो यहां अगर H लगा देंगे, एक H लगा देंगे, एक R लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और अगर बेटे मैं इसको यहां पे भी R और यहां पे भी R लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन। यानी दिस रिप्रेजेंट्स कार्बोनाइल ग्रुप, इट इज नॉट अ कीटोनिक ग्रुप, माइंड इट, दिस इज नॉट अ कीटोनिक ग्रुप अनटिल अनलेस यहां दोनों साइड अगर R लिखा हो तब तो वो कीटोन होता, बट दिस रिप्रेजेंट्स अ कार्बोनाइल ग्रुप, सो इट इंक्लूड्स एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। तो बच्चों को यही कंफ्यूजन हुई और उन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया, या कईयों ने दो आंसर सोच लिए, कईयों ने सोचा ये आंसर होगा। तो बेटे आप ये समझ लीजिएगा कि दिस रिप्रेजेंट्स कार्बोनाइल ग्रुप नॉट कीटोनिक ग्रुप। कीटोन ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होती, कीटोन ग्रुप की रिप्रेजेंट ऐसे होती है रिप्रेजेंटेशन, C डबल बॉन्ड O के साथ दोनों साइड R होना चाहिए। तो इसमें OH ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप मे बी एल्डिहाइड मे बी कीटोन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा होने चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन आ गई। बोलो क्लियर? तो आज हम बोलेंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें आपके पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो, या कुछ ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस होने पर ऐसी चीजें दे दें, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब कार्बोहाइड्रेट्स की जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो कई तरह से की जा सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स देखो बेटे, एक तो हम इस बात पे इसकी कर सकते हैं क्लासिफिकेशन कि वेदर इसमें एल्डिहाइड है और कीटोन है। तो पहली क्लासिफिकेशन तो इस पे कर सकते हैं कि वेदर दे हैव एल्डिहाइड ग्रुप और वेदर दे हैव कीटोनिक ग्रुप। यानी इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, अगर मान लो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्यारे बच्चों उस समय इनको हम बोल देते हैं एल्डोजेस। एल्डोजेस जिसमें एल्डिहाइड एज अ ग्रुप है उनको क्या बोल देते हैं, एल्डोजेस बोल देते हैं बेटा। वहीं पर अगर हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है, इफ कीटोनिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट, यानी कीटोन्स आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, ठीक, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो बेटे हम उनको कीटोसिस बोल देते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज कीटोसिस। So carbohydrate may be containing aldehyde, so they are aldoses. They may contain ketone, they are ketosis. But mainly हमारे पास इस बात पे डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, ये तो जनरल क्लासिफिकेशन है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके मोनोमर्स क्या है, किस चीज से जुड़ के वो बना है।
उसके हिसाब से अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को बांटते हैं बच्चों, ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स को बांटने के लिए हमने इसको 3 वेराइटीज में बांटा बेटे, ठीक। वो 3 वेराइटी में पहली थी मोनोसेकेराइड्स, 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 ठीक है जी। दूसरी वैरायटी जिसमें हमने इसको बांटा, दे आर कॉल्ड एज ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स। और तीसरी वैरायटी जिसपे हमने इसको बांटा है, तीसरी वैरायटी, दे आर कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। मेरे प्यारे बच्चों, यहां सेकेराइड शब्द का मतलब एक्चुअली शुगर होता है, यानी स्वीट इन टेस्ट। सेकेराइड अगर हम बात करते हैं तो सेकेराइड जो होंगे, सेकेराइड्स, दे आर शुगर्स, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली शुगर्स का नाम दिया जाता है, ठीक। भले ही वो स्वीट हो, भले वो स्वीट ना हो, बट दे आर कंसिडर्ड टू बी शुगर्स। अब रहेगी बात पहली कि मोनोसेकेराइड क्या हुए। बेटा मोनोसेकेराइड जिनकी हाइड्रोलिसिस से कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता, ठीक। विच ऑन हाइड्रोलिसिस, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस does not give a simple sugar, a simple sugar, यानी उसका कोई मोनोमर नहीं होता। बेसिकली क्या है, कोई मोनोमर नहीं होता, ठीक, यानी वो सिंपल शुगर में नहीं हाइड्रोलाइज होता। क्लियर हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इट कंटेन्स, इसमें हमारे पास होता यह है कि इसमें 3 से लेके 7 कार्बन एटम तक पॉसिबल रहते हैं। दे कंटेन्स 3 to 7 कार्बन एटम्स, इसमें 3 से लेके 7 कार्बन एटम तक रहते हैं, ठीक। और बच्चे इसमें अगर 3 कार्बन एटम है, अगर 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन, तो उनको ट्राइओस बोलते हैं, ट्राइओस बोलते हैं। 4 कार्बन एटम हुए तो टेट्रोसिस बोलते हैं, ठीक। 5 कार्बन एटम हुए पेंटोसिस बोलते हैं, ठीक। 6 कार्बन एटम हुए तो क्या बोलेंगे, हेक्सोसिस बोलेंगे, ठीक। 7 कार्बन एटम हुए हेप्टोसिस बोलेंगे, ठीक है जी। यानी इस तरह से कितने कार्बन एटम है उसके हिसाब से हम इसको बांट सकते हैं। और एल्डिहाइड ग्रुप हुआ तो एल्डोज, कीटोन ग्रुप हुआ तो कीटोस। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी हमारे पास रहा करती है बेटा, वो रहती है पेंटोस शुगर्स एंड हेक्सोस शुगर्स, जिसके बारे में हमारे को थोड़ा सा ध्यान देना है। पेंटोस और हेक्सोस जो है सबसे इंपॉर्टेंट वन है बेटा, ठीक। हालांकि हो तो कोई भी सकते हैं इसमें, ठीक। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एनसीईआरटी से, मेरे को कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है कि भी इसमें कोई खास बात आपको बता दूंगा, ठीक। तो ये आपके पास मोनोसेकेराइड हो गए। मोनोसेकेराइड के बाद जो दूसरे आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। बेटा ओलिगोसेकेराइड उनको बोलते हैं जिसमें 2 से लेके which contains 2 to 10 monosaccharide units, monosaccharide units, बेटे जिसमें 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड यूनिट तक होते हैं, उनको ओलिगोसेकेराइड बोला जाता है। जैसे अगर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं, अगर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं बेटा, 2 यूनिट्स, ठीक, देन दे आर कॉल्ड एज डाइसेकेराइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी, डाइसेकेराइड्स। बेटा डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल जैसे कि सुक्रोस, जैसे कि माल्टोस, जैसे कि लैक्टोस, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ने हैं आगे। समझ में आई बात। उसके बाद अगर 3 यूनिट्स होंगे तो ऐसे ही इनको हम ट्राइसेकेराइड्स का नाम देंगे, ट्राइसेकेराइड यूनिट्स का नाम देंगे बेटे, ठीक है। अगर 4 यूनिट्स हो हमारे पास तो इसी तरह से टेट्रासेकेराइड एंड सो एंड फोर्थ, टेट्रासेकेराइड्स। अगर मान लो कभी इसका एग्जाम्पल तुम्हें कहीं पर देना भी पड़ जाए,
है ना, कहीं इसका एग्जाम्पल कहीं पे देना भी पड़ जाए तो सिंपल बात, ग्लूकोज जानते हो ना, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, इसमें से वाटर को करो माइनस, जब इसमें से वाटर को माइनस कर दोगे फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H कितना आ जाएगा बेटा 10O कितना आ जाएगा 5, है ना बेटा। अब आप ऐसा करो, इसके n यूनिट जोड़ दो, अगर 2 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, डाइसैकेराइड बन जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, 3 जोड़ोगे क्या बन जाएगा, ट्राइसैकेराइड बन जाएगा, एंड सो एंड फोर्थ। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आई थिंक सो यू कैन डू दैट, है ना। तो इससे बहुत इजी है, आप वाटर निकाल के इसको बनाते हैं तो ऐसे फॉर्मूला दे दिया जाता है इसका, क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक, अब ऐसे ही पेंटासैकेराइड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब रही बात पॉलीसैकेराइड, अगर मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइंस, अगर आपके पास मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स, उनको पॉलीसैकेराइड बोला जाता है। जैसे स्टार्च हो गया, ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च हो गया, या आप ग्लाइकोजन बोल देते हो, या आप सेल्यूलोज बोल देते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, ये सारे हमारे पास पॉलीसैकेराइड होते हैं। देखो बेटे, जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड या मोनोसैकेराइड होते हैं, जनरली वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जबकि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते बेटे, समझ में आई। दूसरी बात, जो हमारे पास मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड होते हैं, जनरली दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जनरली ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। लेकिन बेटे आपको सॉलिड स्टेट में बताया था मैंने, पॉलीमर्स आर ऑलवेज अमॉर्फस, इजंट इट, है ना, और ये पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं जनरली ये अमॉर्फस हुआ करते हैं, ये अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स हैं, ठीक, एक तो इसमें आपको बताया स्वीट इन टेस्ट, दूसरा क्रिस्टलाइन, ज्यादातर मैक्सिमम ऑफ देम आर वाटर सॉल्युबल, ठीक, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं ज्यादातर, जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल। और रही बात पॉलीसैकेराइड, दे मे नॉट बी वाटर सॉल्युबल, दे मे बी और मे नॉट बी, या वेरी लेस सॉल्युबल बोल दूं मैं, ठीक, मे और मे नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, जनरली ये इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये जनरली सॉल्युबल होते हैं, तो ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। पर जब आपने देखा मे और मे नॉट, उसका मतलब है कुछ कुछ ऐसे होते हैं, या कुछ पार्ट ऐसा होता है किसी पॉलीसैकेराइड का जो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक, बट अदरवाइज हम इनको इनसॉल्युबल ही मान करके चलते हैं। अगर जनरल बात पे बात करें तो इनसॉल्युबल मानेंगे, जबकि डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो बेटे हमारे पास कैसे होते हैं, वो सॉल्युबल रहते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक, ये बांट दिया हमने। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, इन्हीं शुगर्स को दो तरीके से बांटा जा सकता है, इन्हीं सब शुगर्स को दो तरीके से बांटा जा सकता है, ठीक, एक होते रिड्यूसिंग शुगर्स और एक होते नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स and non-reducing sugars. अब बेटा व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर्स? बेटा रिड्यूसिंग शुगर हम उसको बोलते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करे, ठीक, यानी which can reduce failing solution,
फेलिंग सॉल्यूशन। बेटे जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं they are called as to be reducing sugars. For example, if you take glucose, ठीक, if you take fructose, ठीक है जी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। इसका ना मैं शॉर्टकट बताऊंगा तुम्हें कैसे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको बहुत सारे रिंग बना के दे दिए जाते हैं और बोला जाता है इसमें कौन रिड्यूसिंग है, कौन नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक। तो इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा आगे, जब मैं हेमी एसिटल हेमी कीटल स्ट्रक्चर इसके बताऊंगा, तो डेफिनेटली वी हैव अ शॉर्टकट फॉर दैट टू अंडरस्टैंड विच वन इज रिड्यूसिंग विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग। एक्चुअली देखा जाए, रिड्यूसिंग वो होना चाहिए जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। माइंड इट, मैंने अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन तुम्हें करवाई थी, उसमें मैंने एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन भी करवाई थी, और उसमें तुम्हें यह बताया था एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड व्हेयरएज कीटोन कैन नॉट बी। तो उसमें मैंने आपको फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बताया था, रेड कलर का प्रेसिपिटेट। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड कलर का प्रेसिपिटेट कौन देते थे, एल्डिहाइड्स, कीटोन नहीं देते थे। तो वही हम यहां पे भी करेंगे, बट यहां पे हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि कुछ कीटोन ऐसे भी होते हैं जो कीटोन होकर के भी फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे फ्रक्टोस इज अ कीटोस बट इट रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये आज हमने पढ़ना है इसके बारे में, ठीक। एनी हाउ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स किसको बोलेंगे बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स which cannot reduce फेलिंग सॉल्यूशन। बेटा जो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, सुक्रोज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक। बाकी आगे शॉर्टकट करवाते हुए आपको समझा दूंगा बहुत इजीली कि भैया कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है, आप खुद ही बता दोगे, ठीक। तो फिलहाल ये दो तरह से हमने और बांटा इसको, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आज थोड़ा गले का बैंड बजा हुआ है, ठीक। एनी हाउ, चलिए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड आपको बता दिया क्या होते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल्ड स्टडी हमारे पास है +2 में, दैट इज ग्लूकोज। तो आज हमारी स्टडी रहेगी ग्लूकोज की, आज हम यही कंप्लीट कर ले तो बहुत ज्यादा है, ठीक। ग्लूकोज की स्टडी। ग्लूकोज जो होता है, फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला रहता है। बेटा आप अच्छे से जानते हैं ग्लूकोज के कई सारे नाम आपने कभी सुने होंगे, है ना, सुने हैं भाई, ग्लूकोज के कई सारे नाम सुने हैं आपने। जैसे ग्लूकोज जो है इसको डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड को रोटेट करता है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेक्सट्रोज भी बोला जाता है। कई लोग इसी को ब्लड शुगर भी बोल देते हैं, ठीक। कई लोग इसी को यूनिवर्सल शुगर भी बोल देते हैं, जैसे बोलते हैं ना इस बंदे को शुगर हो गई है ना, मतलब क्या होता है, क्या उसकी बॉडी में चीनी पाई जाती है भाई, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है ब्लड में, है ना, ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, इसीलिए तो इसको ब्लड शुगर बोला, है ना, इसीलिए इसको ब्लड शुगर बोला। जस्ट अ सेकेंड। तो ब्लड शुगर, यूनिवर्सल शुगर, डेक्सट्रोज, कई लोग ग्रेप शुगर बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सब जो है ये ग्लूकोज कहलाता है बेटा। और भी इसके बहुत सारे नाम होते, मैं चाहता हूं आप खुद इसको डिस्कवर करें, इसके कौन कौन से नाम हैं, ठीक। सारी बातें मेरे पे मत छोड़ें, खुद भी कुछ देखें, करेंगे तो आपने मेरे को ग्लूकोज के और नाम बताने हैं, ठीक। अब ग्लूकोज का थोड़ा ओपन चेन स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।
देखो बेटे, जब ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं तो हमने यहां पे लिया CHO, ग्लूकोज इज एन एल्डोज, ग्लूकोज इज एन एल्डोज, ठीक। और इसमें ये 4 कार्बन, आपको बेटा फिशर प्रोजेक्शन समझाई थी ना मैंने, तो फिशर प्रोजेक्शन में जो कायरल कार्बन होते हैं दे आर गिवन बाय इंटरसेक्शन, 4 कार्बन ये, और नीचे लिखेंगे CH2OH, नीचे क्या लिखेंगे CH2OH। अब मेरे प्यारे बच्चों सीधे बैठ, अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि हम OH की पोजीशन कैसे याद करेंगे बेटा, OH की पोजीशन याद करेंगे राइट लेफ्ट राइट राइट। कैसे याद करोगे? राइट लेफ्ट राइट राइट, जनरली तो हम बोलते हैं राइट लेफ्ट, है ना भाई। तो अभी हम क्या बोलेंगे? राइट लेफ्ट राइट राइट। कहीं आपने राइट लेफ्ट बोल दिया ना तो बेटा वो क्या हो जाएगी? ग्लैक्टोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्लैक्टोज हो जाएगी। तो यहां राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक, यानी पहला OH राइट पे, दूसरा OH लेफ्ट पे, तीसरा OH राइट पे, चौथा OH राइट पे, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H। सो दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज है? स्पेशलिटीज है कि यहां पे 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है जी। इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और इसमें 5 OH होते हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और उन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से 4 सेकेंडरी OH होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, और एक हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है ना जी। देखिए, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल और नॉट? दिस इज प्राइमरी अल्कोहल ना। एंड दीज, ये सारे क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, है ना बेटा। तो इसमें 6 कार्बन, एक CHO, 5 OH, 5 OH में से 4 सेकेंडरी और एक प्राइमरी OH होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस, मैंने तुम्हें ऐसा बोल दिया, तुम मान लोगे क्या? नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमें इसको प्रूव करना होगा कि ग्लूकोज में यही सब होता है। सो लेट वी प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को प्रूव करते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज हम क्या प्रूव करेंगे? सबसे पहली चीज प्रूव करेंगे कि हमारे पास 6 कार्बन है, ठीक। तो चलिए, प्रूविंग 6 कार्बन, और यहीं पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज होंगी आपकी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है, ठीक। और तो ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन बनते हैं, यही मेजर क्वेश्चन है, ठीक। प्रूविंग 6 कार्बन्स इन ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज में 6 कार्बन को प्रूव करना है, ठीक है जी। वैसे तो मॉलिक्यूलर मास से ही प्रूव हो जाता है, बट येट कोई केमिकल रिएक्शन से भी प्रूव करना है। तो मान लो मैंने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, और बेटे इसके ऊपर रिएक्शन किया HI एंड रेड फॉस्फोरस। बेटे सर ने आपको बहुत बार ये बात बताई है, कभी भी HI रेड फॉस्फोरस देखे तो आंखें मीच करके प्रोडक्ट क्या बनाना है? एल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, इजंट इट? एल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। सो इसमें 6 कार्बन वाला एल्केन पाया गया, 1 2 3 4 5 6, यानी N-हेक्सेन। इसका प्रोडक्ट बना N-हेक्सेन, और साथ में एक और प्रोडक्ट भी बनता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, कि इसमें एक 2-आइडोहेक्सेन भी बनता है, 2-आइडोहेक्सेन भी बनता है। बट क्योंकि यहां पे हेक्सेन बना विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम इल्यूसिडेट करके बता सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन थे, तो ग्लूकोज में इसका मतलब 6 ही कार्बन होते होंगे। तो यहां से प्रूव हो जाता है, पहला ये टेस्ट हो गया, एक तो रिएक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस हो गया, और ये प्रूव हो गया कि इसमें 6 कार्बन है। बट एक प्रूफ से बात नहीं बनती है, हमें हर चीज का एक से ज्यादा प्रूफ देना है, ठीक। तो ये पहला रिएक्शन था। दूसरा रिएक्शन देखेंगे बेटा। दूसरा रिएक्शन, अगर मैंने ग्लूकोज ले लिया बेटा, ठीक,
ग्लूकोज जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया CHO CHOH का होल 4 CH2OH, क्या ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा मैं इसको, है ना जी। ये ऊपर वाला CHO, फिर CHOH कितनी जगह पे थे, 4 जगह पर, और फिर CH2OH। बेटा इसकी रिडक्शन करेंगे इन मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम में इसकी रिडक्शन करते हैं, या किसी भी चीज में इसकी रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं। हमें यह पता है एल्डिहाइड विल बी रिड्यूस टू अल्कोहल्स, एल्डिहाइड विल बी रिड्यूस टू अल्कोहल, अल्कोहल तो रिड्यूस आगे नहीं होगा इससे, ठीक। तो हमारे पास एल्डिहाइड रिड्यूस होगा और हमारे पास यहां बन जाएगा CH2OH, और यहां पे CHOH का होल 4 और CH2OH, इसको बोला जाता है सॉर्बिटोल। सॉर्बिटोल, बेटा सॉर्बिटोल एक ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें 6 OH होते हैं और 6 ही कार्बन होते हैं। बेटा OH का नंबर निकालना आगे सिखा दूंगा मैं तुम्हें, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इससे कैसे पता चला कि 6 ही कार्बन है, क्योंकि अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि इसमें 6 OH है, ठीक, और 6 ही कार्बन है, तो प्रूव हो जाएगा 6 कार्बन की नहीं। तो सॉर्बिटोल जो है वो एक ऐसी अल्कोहल है जिसमें 6 OH जुड़े होते हैं 6 कार्बन से, तो क्योंकि यहां सॉर्बिटोल बनता है, और OH आगे बता दूंगा कैसे प्रूव किया कि इसमें 6 ही OH थे, ठीक। तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें 6 OH लगे हुए हैं, 6 कार्बन पे लगे हुए हैं, इसलिए कार्बन कितने थे, 6 थे। तो बेटा इन दो रिएक्शन से, रिएक्शन यानी कि एक तो था, ये दोनों रिडक्शंस हैं, बोथ आर रिडक्शंस, ये भी रिडक्शन है और ये भी रिडक्शन है। ये मैग्नीशियम अमलगम में रिडक्शन की, ये HI रेड फास्फोरस में हमने रिडक्शन की। इन दोनों रिडक्शन से कार्बन का नंबर हमें प्रूव होता है कि 6 ही कार्बन होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आ गया। अब चलो हमने कार्बन का नंबर प्रूव किया, अब हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है। पर एक एल्डिहाइड के लिए पहले तो यह प्रूव करना होगा कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं है, ठीक। पहले तो यह प्रूव करें कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं है, एल्डिहाइड तो बाद में देखेंगे, पहले कार्बोनाइल ग्रुप करते हैं प्रूव। तो हमारे पास आएगा प्रूविंग कार्बोनाइल ग्रुप इन ग्लूकोज। ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको मुझे प्रूव करना है, ठीक। बेटा कार्बोनाइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड कीटोन, ठीक, इसके कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं, जो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में होते हैं और किसी में नहीं होते। हम वो रिएक्शन करेंगे जो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। अगर ये वो रिएक्शन दे रहा है तो डेफिनेटली इसमें हमारे पास क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन होगा। तो इसमें सबसे पहला आता है रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN। बेटा HCN बेसिक मीडियम में ऐड ही सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन में होता है। HCN का रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता ही सिर्फ किसके साथ है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ। ये उसका भी टेस्ट होता है पर बेसिक मीडियम में होगा, ठीक, इन बेस, ठीक। तो क्या होगा अगर मैं ग्लूकोज को ऐसा लिख दूं, C डबल बॉन्ड OH CHOH का होल 4 CH2OH, तो बेटे किसी के पेट में दर्द तो नहीं, यही तो होगा ना ग्लूकोज, ठीक। अब इसमें बेटे मैंने क्या लिखा, HCN लिखा, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लिखा। जब मैं एल्डिहाइड कीटोन तुम्हें अभी करवाऊंगा ना बेटा, तो तुम्हें इसके मैकेनिज्म की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक। फिलहाल के लिए अभी सिंपल बात समझ लीजिएगा, ठीक। सिंपल, इसका मैकेनिज्म जरूर करवाऊंगा एल्डिहाइड कीटोन्स में, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। तो यहां पे पता है पॉजिटिव है और यहां पता है नेगेटिव है ना, क्लियर। और होता है कि यहां पे हमारे पास ये पॉजिटिव होता है और ये CN नेगेटिव होता है, ये भी मालूम है। तो भैया आप क्या करो, सिंपल, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, सिंपल। अभी इतना समझ लो, मैकेनिज्म तो जब आएगा वो आएगा ही, ठीक है जी, मैकेनिज्म जब भी आएगा वो आएगा ही, ठीक। तो बेसिकली हमारे पास यहां पे बन जाता है COH
OH और इसके साथ CN और यहां पर H, CHOH का होल 4, CH2OH। ठीक है बच्चे, बेटे इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन्स, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। नो व्हाट द हेल इज साइनोहाइड्रिन? हाइड्रिन नॉट हाइड्राइड, सॉरी। साइनो मतलब साइनाइड ग्रुप है, हाइड्रिन मतलब OH ग्रुप है, तो ग्लूकोज में साइनोहाइड्रिन की प्रोडक्शन हो गई। ठीक, बेसिक मीडियम क्यों चाहिए था यहां पे? देखो बेटे, प्योर HCN फेल्स टू ऐड, प्योर HCN कभी ऐड नहीं होता। क्यों? प्योर HCN दुनिया का वीकेस्ट एसिड है, वीकेस्ट एसिड टूटेगा ही नहीं। अगर टूटा ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल मिलेगा यार? ना हमें इलेक्ट्रोफाइल मिला ना न्यूक्लियोफाइल मिला, तो क्या चुनचुने बजाएंगे? हमें इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कुछ तो चाहिए होगा। तो हम क्या करते होते हैं, हम इसमें बेस का यूज करते हैं। बेस क्या करता है, यहां से H को निकाल लेता है तो वाटर बना लेता है और CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल हो जाता है। समझ में आई बात? तो बेस का काम होता है टू फॉर्म न्यूक्लियोफाइल। ठीक, इट फॉर्म्स न्यूक्लियोफाइल, इट फॉर्म्स न्यूक्लियोफाइल। कैसे न्यूक्लियोफाइल बनाता है? बोला HCl एक वीक एसिड है, डिसोशिएट नहीं होता है, तो HCN के ऊपर OH का अटैक होगा, OH इससे H निकालेगा, OH इज बेस, HCN इज एसिड, तो एसिड का H निकलेगा और बनेगा वाटर एंड CN नेगेटिव। क्लियर जी? एंड CN नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल, सो इट विल डेफिनेटली अटैक ऑन अ पॉजिटिव कार्बन और फिर रिएक्शन होगा। लॉट ऑफ दिस विल बी टोल्ड इन एल्डिहाइड्स कीटोन्स जब आपको करवाऊंगा मैं, बट दिस इज अ टेस्ट फॉर अ कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर? क्योंकि HCN किसी और चीज में ऐड ही नहीं होता। ठीक, बेसिक मीडियम में ऐड ही सिर्फ किस में होता है? कार्बोनाइल ग्रुप में। तो यहां से एक प्रूव हो गया कि भैया यहां कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ठीक, ऐसे ही एक दूसरा रिएक्शन है which will prove that there is a carbonyl group, reaction with hydroxylamines, reaction with hydroxylamine, hydroxylamine. Can you tell me what is hydroxylamine? हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप, अमीन मतलब NH2 ग्रुप। तो कहने का मतलब हमारे पास NH2OH, ये हाइड्रोक्सिलामीन हुआ बच्चों। क्लियर हो गया? अब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो बेटे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जो अपना ग्लूकोज भाई है इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, CHOH का होल 4 CH2OH, यही तो है ना? और मैंने इसके साथ रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोक्सिल अमीन का। ठीक है, अब बेटा इसमें हमारे पास यहां से वाटर निकाल देंगे। मैकेनिज्म इसका भी बताएंगे एल्डिहाइड कीटोन में, अभी मैकेनिज्म्स के ऊपर जोर मत मारे, वो आपको एल्डिहाइड कीटोन में मेरे को बताना ही है। ठीक, जब यहां से वाटर निकलेगा, वाटर निकल करके हमारे पास बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH और यहां CHOH का होल 4 CH2OH। इसको बोलते हैं ऑक्साइन। क्या बोलते हैं? ऑक्साइन। डबल बॉन्ड NOH इज ऑक्साइन, ये ऑक्साइन ग्रुप होता है। तो यहां पे ग्लूकोज ऑक्साइन बन गया। क्या बन गया? ग्लूकोज ऑक्साइन, ग्लूकोज ऑक्साइन, ऑक्साइन की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर हो गया? और ये भी सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन करते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्साइन बनाते ही सिर्फ कौन है? कार्बोनाइल्स। सो दिस हाईली प्रूव दैट देयर इज अ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, हमने दो रिएक्शन कर दिए, लेकिन ग्लूकोज का एक रिएक्शन और करवा रहा हूं which also prove that there is a carbonyl group over here, but it is a very very important reaction basically. ठीक, एक और रिएक्शन करते हैं इसी में, प्रूव यही कर रहे हैं पर इसी में एक और रिएक्शन करते हैं। आई विश कि
जो मेरे वाला बोर्ड था उसमें लाइन बिल्कुल सीधी लगती थी यार, यहाँ लाइन बड़ी पुठी सीधी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। देखो बेटा, ग्लूकोज को अपन ऐसे लिखेंगे, अब इधर सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या ऐसे लिखें इसको, CHO CHOH CHOH का होल थ्राइस CH2OH, कैसे भी लिख सकते ग्लूकोज को? अरे कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ ये होता है कि रिएक्शन आपको क्लियरली दिखाई दे जाए तो मैं अलग अलग तरह से आपको बता रहा हूं। ऐसे तो एक ही फॉर्मूला है यार, और उसको कैसे भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ इसमें पहले 2 कार्बन मैंने अलग से दिखाए, उसका कुछ रीजन है। अब इस पे रिएक्शन कर रहे हैं फिनाइल हाइड्राजीन का, रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, रिएक्शन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन बेटे। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को, हाइड्राजीन किसको कहते हैं? NH2 इज हाइड्राजीन। एजीन जिसके साथ क्या लगे हो, हाइड्रा यानी हाइड्रोजन, ठीक है, तो NH2 हाइड्राजीन, लेकिन बोला फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन हो गया NH2NH और यहां फिनाइल रिंग, ठीक है जी, ये फिनाइल हाइड्राजीन कहलाता है। अब इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं अपन, ये हल्के से एसिडिक मीडियम में हुआ करता है, ठीक, pH 3.5 to 4.5, इसके सारे लॉजिक आपको क्लियर करूंगा एल्डिहाइड कीटोन में, इतनी pH क्यों चाहिए, ये रिएक्शन कैसे करता है, वो सारे वहां क्लियर करेंगे। फिलहाल बहुत सिंपल करेंगे, जैसे ऊपर वाटर निकाला था वैसे यहां से भी वाटर निकाल देंगे, ठीक है जी। और बनाएंगे क्या, बनाएंगे CH डबल बॉन्ड NNH और बेंजीन रिंग, नीचे CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ठीक है बच्चा लोग। अब ये फिनाइल हाइड्राजीन के साथ बना हाइड्राजोन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन, ग्लूकोज हाइड्राजोन। तो यहां बन गया आपके पास ग्लूकोज हाइड्राजोन। और बेटा ये रिएक्शन भी सिर्फ किसका है, एल्डिहाइड कीटोन का है, तो यहां से प्रूव होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप है। लेकिन एक खास बात क्या है, अभी पेन छोड़ना, पहले समझ लेना, इसमें अगर हमने फिनाइल हाइड्राजीन की एक्सेस लगाई, फिनाइल हाइड्राजीन एक्सेस में लिख दिया, तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स और इसके यूज होंगे, ठीक, 2 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन के और यूज होंगे, और जैसे इस पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे लगा, सेकंड पार्ट पे भी यही लग जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड NNH और फिनाइल रिंग, और ऐसे ही CH डबल बॉन्ड NNH और फिनाइल रिंग, और बाकी CHOH का होल थ्राइस CH2OH। दिस इज कॉल्ड एज ओसाजोन या ग्लूकोजाजोन, ओसाजोन और ग्लूकोजाजोन, ठीक। नाउ व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस, व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस, आपको क्वेश्चन ही आएगा कि ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने के लिए कितने फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी। क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज से ओसाजोन बनाने के लिए कितने फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ी पर मोल ग्लूकोज। आप देख रहे हैं यहां पे 2 जुड़े हुए हैं ना, तो देखने वाला सोचता है कि 2 यूनिट्स की जरूरत पड़ी, पर बेटा एक मैंने यहां यूज किया और 2 मैंने यहां यूज किए, तो बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन इज यूज्ड।
पर मोल ग्लूकोज, पर मोल ग्लूकोज 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन के यूज होते हैं। अब बात यह है कि लगे तो 2 है, तो तीसरा कहां गया, या तीसरे ने क्या किया? बेटा इसको लेकर के ना थोड़ा शक है। इसके 2 मैकेनिज्म दिए गए हैं, इस रिएक्शन के 2 चीजें बताई गई हैं। क्योंकि वो दोनों ही हाइपोथेटिकल है, इसलिए ज्यादा समझने की तो जरूरत नहीं, बट हां ये बताना तो जरूरी है कि उसने क्या किया होगा। बेटा इसमें 2 थ्योरीज हैं। एक कहता है, पहली थ्योरी है वो कहती है कि जो दूसरा फिनाइल हाइड्राजोन मॉलिक्यूल होता है, दूसरा फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल होता है, वो इस सेकेंडरी मॉलिक्यूल को, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाता है और फिर तीसरा रिएक्ट करेगा। पहली बात समझ में आई? क्या बोल रहा है कि जो सेकंड फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल है वो इस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाता है और फिर तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। ठीक, एक मैकेनिज्म ये कहता है। दूसरा मैकेनिज्म ये कहता है कि हमारे पास ये जो दूसरा हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल होता है फिनाइल हाइड्रोजीन, वो इसके साथ एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर तीसरा उस साइक्लिक कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस करता है, तोड़ता है, और जिससे हमारे पास ये कंपाउंड बनते हैं। तो 2 चीजें हुई। बात सिर्फ ये थी सेकंड फिनाइल हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल क्या करता है। बोला जी हमें नहीं पता क्या करता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि एक थॉट ये कहती है कि सेकंड जो होगा या तो वो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा और कीटोन में चेंज कर देगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन्स, उससे कीटोन बनेंगे, और कीटोन के साथ फिनाइल हाइड्रोजन फर्दर रिएक्ट करके हमारे पास ओसा जोन बना देता है। ठीक, और बोलना कोई दूसरा आदमी ये कहता है हमारे को, ठीक, एक फिशर मैकेनिज्म होता है, किलाइनिस मैकेनिज्म होता है, तो दूसरा आदमी हमें यह कहता है कि भाई इसमें जो दूसरा फिनाइल हाइड्राजीन मॉलिक्यूल है वो एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनाता है और तीसरा उस साइक्लिक कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस करता है, और जिसकी वजह से, या हाइड्राजीनोलिसिस करता है, जिसकी वजह से टूट करके फिनाइल हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन होती है। बट वी आर नॉट टू श्योर कि इसमें एक्चुअली सेकंड मॉलिक्यूल का काम क्या है। बट ये जरूर श्योर है कि इसमें 3 मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल यूज होते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से इस पे पढ़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये पढ़ सकता है कि अगर हमने ग्लूकोज के साथ फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा। बोलना जी ग्लूकोज हाइड्राजोन। बट अगर लिखा कि ग्लूकोज के साथ फिनाइल हाइड्राजीन एक्सेस में लगाया तो क्या बनेगा, तो कहना एक्सेस में ओसा जोन बनेगा या ग्लूकोजा जोन बनेगा। क्लियर? अगर एक्सेस नहीं दी है तो हाइड्राजोन तक, एक्सेस दी है तो ग्लूकोजा जोन तक, ओसा जोन तक। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ग्लूकोजा जोन, ग्लूकोज से ओसा जोन बनाने के लिए कितने फिनाइल हाइड्रोजीन मॉलिक्यूल पर मोल ऑफ ग्लूकोज यूज होते हैं। तो बोला 3 मोल्स यूज होते हैं। देखने में हमें 2 लगते हैं पर यूज कितने हो रहे हैं, 3। और सेकंड वाले का पर्पस अभी तक हम पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाए, उसमें 2 थ्योरीज अलग अलग हैं। समझ में आई बेटे बात? ग्लूकोजा जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारी चीजें इस पे बतानी है। ठीक, तो ये 3 रिएक्शन, ये तीनों के तीनों कार्बोनाइल के रिएक्शन थे। अब हम 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 रिएक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि ये रिएक्शन अगर हो रहे हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप है, क्योंकि ये रिएक्शन ही सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप्स के रिएक्शन है। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब हमने ये प्रूव कर लिया कि हमारे पास कार्बोनाइल है, पर अब ये प्रूव करना है कार्बोनाइल जो है वो एल्डिहाइड है। क्या प्रूव करना है? कार्बोनाइल जो है वो कीटोन नहीं है, वो एल्डिहाइड है। तो हम अगली बात लिख लिया बेटा कि आगे चलूं, लिख लो, शाबाश। अगली बात, प्रूविंग एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप। अब मुझे बताओ, जब मैंने तुम्हें कीटोन और एल्डिहाइड के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बताए थे, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट,
टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये सारे बताए थे, इसी से प्रूव हुआ था, वही हम यहां पे करेंगे। हमारे पास ग्लूकोज में ये रिएक्शन है, ये ग्लूकोज हो गया। अगर मैंने इसमें टोलेंस रिएजेंट यूज किया, टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? हमने बोला था एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, याद है कुछ? हाँ जी, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, इसको टोलेंस रिएजेंट बोला था। और यह भी बोला था कि ऐसे भी हो सकता है AgNH3 का होल ट्वाइस OH, है ना जी। फिर यह भी बताया कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है Ag2O, गुस्सा आ जाए तो सिंपली Ag1 पॉजिटिव लिखकर भी छोड़ देते लोग, मतलब सिल्वर का है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे कौन है? सिल्वर, विच इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। अगर इसको ऑक्सीडाइज किया, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता था? एसिड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एसिड। पर मीडियम कैसा है? बेसिक, एल्कलाइन है ना भाई, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे कि नहीं? तो क्या बनेगा? सॉल्ट। तो यहां पे आपका बना क्या? सॉल्ट बन गया। तो मैंने ये सॉल्ट यहां बना दिया, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट बना दिया। समझ में आई बेटे बात? अब अगर यहां पे मैंने एल्कलाइन किया होगा अमोनियम सॉल्ट से, एल्कलाइन करने के लिए कोई भी सॉल्ट यूज करूंगा ना, तो अगर मैंने अमोनियम सॉल्ट यूज किया होगा तो बेटा हमारे पास क्या बनेगा? यहां अमोनियम सॉल्ट बनेगा। मान लो आपने NaOH से एल्कलाइन किया होगा तो सोडियम सॉल्ट बनेगा, यार KOH से किया होगा तो पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, सिंपल। पर यहां पे Ag1 पॉजिटिव विल चेंज इनटू सिल्वर, सो दिस इज कॉल्ड अ सिल्वर मिरर टेस्ट, इजंट इट? सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। बेटे मैंने पहले भी बताया था कि पुराने जमाने में ना शीशा जो होता था ना, अमीर आदमियों के पास ही होता था, गरीब आदमियों के पास होता ही नहीं था, है ना। इसलिए गरीब आदमी छोटे छोटे बाल रखते थे, है ना। इसीलिए आशीष ने बाल छोटे 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 अभी इंस्पिरेशन ली उनसे, पर ये तो अमीर आदमी है, गरीब नहीं है, ठीक। पर अभी शीशा अफोर्ड हो सकता है, लेकिन उस समय शीशा अफोर्ड नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? बेटा ऐसे ही शीशा बनाया जाता था। हम विंडो पेन जो होता है ना उसको लेते थे, उसके ऊपर ग्लूकोज की स्लरी चढ़ा दिया करते थे, ग्लूकोज की स्लरी बना के ना, ठीक, वो चढ़ा देते थे, उसके ऊपर टोलेंस रिएजेंट ऐसे लगाते थे, और ऐसे सिल्वर मिरर बनता था। तो उसको धो देते थे, सॉल्ट तो धुल जाएगा, सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाएगा ना उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर कोई कोटिंग, जैसे पान में डालने वाला कत्था होता है उसको कोट कर देते थे, या किस चीज को कोट कर देते थे ताकि सिल्वर बाहर ना निकले, ठीक है। तो ऐसे शीशा बनाया जाता था पुराने समय में। अब तो खैर सिंथेटिक कोटिंग्स होती हैं, पर पुराने समय में ऐसे सिल्वर को यूज करते, तो चांदी वाला है ना, महंगा ही होगा ना, ठीक। तो ये अभी ग्लूकोज का टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ऐसे ही बच्चे हम एक और कर सकते थे, जिसको हम बोलते थे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अभी मेरे को फटाफट बता दो फेलिंग सॉल्यूशन क्या था भाई? हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं फेलिंग ए, और फेलिंग ए क्या होता था? एल्कलाइन कॉपर सल्फेट। दूसरा होता था फेलिंग बी, फेलिंग बी क्या होता था बेटे? रोशेल सॉल्ट। और रोशेल सॉल्ट किसको बोलते थे भाई? सोडियम पोटाशियम टार्टरेट, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट। इसका फंक्शन ये होता है कि ग्लूकोज, ये जो होता है ना रोशेल सॉल्ट, ये कॉपर के साथ, कॉपर आयंस के साथ एक इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बना के रखता है, ताकि बेसिक सॉल्यूशन में कॉपर कहीं प्रेसिपिटेट ना हो जाए एज हाइड्रोक्साइड। अगर कॉपर प्रेसिपिटेट हो गया एज हाइड्रोक्साइड तो वो ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा,
और कॉपर आयंस बड़ी जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बेटा हाइड्रोक्साइड के साथ। आप याद करें कि जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी तो कॉपर वाज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर आयन वाज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो कॉपर ही होता है ना भाई। याद करो जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है, उसके बाद Cu, हाँ CuHgAgAuf ऐसे याद करवाया था तुम्हें मैंने। तो Cu पहले नंबर पे आता था, तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट अ वीक वन, और पॉजिटिव है, और बेस में OH नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसकी प्रेसिपिटेशन अगर हो गई बेटा, प्रेसिपिटेशन हो गई तो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा। इसलिए हमें इसे रोशेल सॉल्ट बना के रखना है। रोशेल सॉल्ट कॉपर आयंस के साथ एक इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, पिछली बार इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स ईथर के बताए थे ना, क्राउन ईथर के बताए थे ना पिछली बार इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, वैसे ही यहां पे रोशेल सॉल्ट भी एक इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बना के रखता है कॉपर आयन के साथ, ताकि कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ना हो जाए। बोलो क्लियर। ठीक, अब होना क्या है तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्शन तो वही रहना है, COO नेगेटिव और यहां पे CH OH का होल 4 और CH2OH, और साथ में Cu2O रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है ना बच्चे, क्लियर। रेड कलर का प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O इज फॉर्म्ड व्हिच शोज द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, कीटोन्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फैलिंग सॉल्यूशन, सो दैट प्रूव्स दैट देयर इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। एम आई क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे एक तीसरा रिएक्शन भी कर सकते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट तो यही है, सेम है, सिर्फ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में जो बेनेडिक्ट ए है वो तो सेम ही है, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, लेकिन जो बेनेडिक्ट बी है उसको मैंने तुम्हें बोला था इट इज सिट्रेट। ठीक, ये रोशेल सॉल्ट यानी टार्ट्रेट, और यहां पे क्या होता है सिट्रेट, बट रिएक्शन इज सेम। रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा विच शोज द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप। तो इन तीन रिएक्शन से क्या हमने CHO को प्रूव कर दिया बियॉन्ड डाउट्स। क्लियर हो गया सभी बच्चों को, कोई दिक्कत। तो अब हमने क्या क्या प्रूव कर लिया, 6 कार्बन प्रूव हो गए, ठीक, और हमने ये भी प्रूव कर लिया कि उसमें से एल्डिहाइड है। अब बारी आई OH ग्रुप प्रूव करने की। मैंने बोला सॉर्बिटॉल हम कैसे प्रूव करते वो भी आगे बता दूंगा मैं। अब हम नंबर ऑफ OH ग्रुप देखेंगे, प्रूविंग 5 OH ग्रुप्स। हमें 5 OH ग्रुप्स को प्रूव करना है, प्रूविंग देयर आर 5 OH ग्रुप्स। बेटा ये जो तरीका बता रहा हूं, ये तरीका ना केवल OH, कल को अगर NH2 भी प्रूव करने होते तब भी, यानी एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को प्रूव करने का तरीका होता है कि कितने कंपाउंड है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन, कितना पार्ट है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। तो दिस कैन बी यूज्ड, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रूव OH, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रूव NH2 जिसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, इसमें हमने ग्लूकोज को ऐसे लिख दिया CHOH का होल 4 CH2OH। हम यहां पे क्या करेंगे, इसी की एसाइलेशन करने की कोशिश करेंगे, यानी एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या उसके किसी डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करवा देंगे। बेटा इसमें एसाइल हलाइड का यूज हो सकता है ना बेटा जी, एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, पर कार्बोक्सिलिक एसिड स्लो रिएक्टिंग होते हैं तो हमने एसाइल हैलाइड ले लिए, पर एसाइल हैलाइड बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसकी जगह हम ना एसिटिक एनहाइड्राइड को प्रेफर करते हैं। एसाइलेशन के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड आर प्रेफर्ड,
ठीक, क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल बात होती है बेटा, इसके रिएक्शन कंट्रोलेबल होते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां से H जाएगा, यहां से Cl। याद करो, आपको बताया था एसिड के साथ अल्कोहल गिव एस्टेरिफिकेशन, एस्टर की फॉर्मेशन, है ना जी? यही होगा ना। तो जितनी जगह भी OH होंगे वहां पे क्या होगा? एस्टर बनेगा। वहां पे क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। अब यहां पे हमारे पास कंपाउंड तो ये बन गया CH, CHO, C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप एडिशनल ऐड हो गया 4, CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ जी। अब एक बात ध्यान देनी है, यहां पे ये वाला ग्रुप ऐड हुआ है और H बाहर निकला है, यानी अल्कोहल का H इज रिप्लेस्ड बाय दिस। ये एस्टर है ना बेटा? एस्टर है ना ये? तो अल्कोहल का जो H है, ये H इज रिप्लेस्ड बाय दिस ग्रुप। ठीक, अब इस एक ग्रुप का मास बताओ कितना होगा? इस एक ग्रुप का मास होगा 43। कितना मास होगा? 43। तो अगर एक एसाइलेशन होती है तो नेट गेन इन मास कितना होगा? 42। फॉर ईच एसाइलेशन नेट गेन इन मास इज 42। क्यों? 43 अंदर गया और उसकी जगह एक H बाहर निकला। 43 मास जुड़ा और एक H बाहर निकला, तो नेट गेन कितना हुआ? 42, एक एसाइलेशन से। ठीक, हमने इसका मॉलिक्यूलर मास देखा तो हमें यह पता चला कि इसका जो मोलर मास है वो 180 होता है, और जब इसका मोलर मास निकाला गया तो इसका मोलर मास 390 आया। मोलर मास 390 आया। तो नेट इंक्रीज इन मास कितना हो गया? तो हम जब नंबर ऑफ OH ग्रुप निकालेंगे वो होगा नेट इंक्रीज इन मास डिवाइडेड बाय 42, है ना भाई? क्योंकि एक ग्रुप से 42 होना था, जितना इंक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय 42 नंबर ऑफ ग्रुप हो जाएंगे कि नहीं? समझ रहे हैं मेरी बात? तो जैसे यहां पे 390 माइनस 180, ये इंक्रीज इन मास हुआ, डिवाइडेड बाय 42, दैट इज 210 डिवाइडेड बाय 42। हाउ मेनी ग्रुप्स? 5। तो 5 OH हुए कि नहीं? 5 एसाइलेशन हुई ना? तो इसका मतलब 5 एसाइलेशन हुई, इसीलिए इसको नाम दिया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इस कंपाउंड को क्या बोला? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ऐसे करके बेटे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना होगा। और पेंटा एसीटेट मतलब 5 जगह पे एस्टेरिफिकेशन। अब 5 जगह पे एस्टेरिफिकेशन मतलब 5 जगह पे एसाइल ग्रुप्स। क्लियर हो गया? तो 5 जगह पे एसाइल ग्रुप, 5 जगह पे OH बताते हैं, इसलिए दे रहा 5 OH। जैसे सॉर्बिटॉल था, सॉर्बिटॉल में ग्लूकोज से मास जो इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है, सॉर्बिटॉल ले लिया, सॉर्बिटॉल के साथ आपने एसाइलेशन की, तो इंक्रीज इन मास 352 हमारे पास 252 हुआ होगा। कितना हुआ होगा? 252। तो 252 डिवाइडेड बाय 42 कितना बना होगा? 6। तो वहां से पता चला होगा कि 6 OH है। ऐसे ही जब भी कभी प्रूव करने को आ जाए कि ये प्रूव कर दो इसमें कितने OH ग्रुप हैं, या ये प्रूव कर दो इसमें कितने NH2 ग्रुप हैं, तो आप फाइनल मोलर मास माइनस इनिशियल मोलर मास डिवाइडेड बाय 42, उससे नंबर आ जाएगा। वो नंबर हमें NH2 ग्रुप और OH ग्रुप बताएंगे। ये जरूरी नहीं भी क्वेश्चन यही आए ना,
आपको तो OH कहीं पे भी निकालने को आ सकता है, NH2 कहीं पे भी निकालने को आ सकते हैं। सो दिस इज द तरीका कि आप OH कैसे निकालते हैं, NH कैसे निकालते हैं, NH2 कैसे निकालते हैं। तो आपने सिर्फ एसाइलेशन करनी है और इंक्रीज इन मास देखना है। इंक्रीज इन मास डिवाइडेड बाय 42, ये नंबर ऑफ OH ग्रुप्स या नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहां पे ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बना, हमने कैसे प्रूव किया। और अगर पेंटाएसीटेट बना यानी 5 जगह पे एस्टर बना, 5 जगह पे एस्टर बनने का मतलब 5 जगह पे OH ग्रुप का होना। तो ऐसे प्रूव हो गया कि देयर आर 5 OH ग्रुप्स। प्रूव्ड और नॉट? प्रूव हो गया। हो गया बच्चा लोग। अब हम प्रूव करेंगे इन 5 में से 4 कौन से हैं सेकेंडरी और एक कौन सा है प्राइमरी। चलें आगे, समझ में आ गया? ओके, सो लेट वी मूव फर्दर। Proving 4 secondary alcohols, secondary OH and 1 primary OH in glucose। अब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारे पास 4 सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है और गड़बड़ हो गई है, कुछ भी सेव नहीं हुआ है।